अभियान के तहत जो पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की है उसको करीब करीब अब 18 महीने 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। इन 18 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के, पश्चिम चंपारण गांधी भितिहरवा आश्रम से चल के जो पदयात्रा शुरू हुई वो पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया होते हुए अभी हम लोग सहरसा में पहुंचे हैं। अभी पदयात्रा सहरसा में है और वहां करीब करीब 10 दिन की पदयात्रा और अभी बाकी है। सहरसा के बाद हम लोग सुपौल जाएंगे, मधेपुरा जाएंगे, मधेपुरा से सुपौल और उसके बाद अररिया आएंगे। लेकिन पदयात्रा के दौरान जब पदयात्रा शुरू हुई थी तो ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। जनसुराज से बहुत बड़े संख्या में लोग जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे पदयात्रा आगे बढ़ी है तो उन इलाकों में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं जहां पर जनसुराज की पदयात्रा अभी नहीं पहुंची है। अररिया भी वैसे ही एक जिला है जहां अभी 2 या 3 महीने के बाद पदयात्रा के लिए मैं आऊंगा। आज यहां आने का उद्देश्य ये है, मान लीजिए कि बिहार के आर्थिक सर्वे, बिहार के जातीय सर्वे में दलितों की संख्या 18% आई और जनगणना में 17.5 या 16 आ गई, तो आधिकारिक तौर पर संख्या वही मानी जाएगी जो जनगणना में। दूसरी बात, जनगणना लोगों ने क्यों कराया, इसका क्या फायदा नफा नुकसान है? जनगणना होने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि समाज के अलग अलग जाति समूह वर्गों की बारे में आपको बेहतर जानकारी मिली। लेकिन सिर्फ जानकारी मिल जाने मात्र से उसकी दशा नहीं सुधरेगी। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 35,000 रुपया है, देश में 1,35,000 है। ये जानकारी तो आपको पहले से है। तो क्या इससे बिहार के लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी? बिहार में सिर्फ 5% लोग ही कॉलेज तक पहुंच पा रहे हैं, ये जानकारी तो आपके पास है। तो क्या इससे लोगों की शिक्षा की स्थिति सुधर जाएगी? सिर्फ ये ऐसे हुआ कि कोई पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वहां आप गए, वहां पर सारे पुस्तकें हैं, उससे तो आप पढ़ लिख कर विद्वान नहीं हो जाइएगा। उस पुस्तक को पढ़ना भी पड़ेगा और आप में वो क्षमता भी होनी चाहिए। जो यहाँ पर जातीय सर्वे कराया गया वो नीतीश कुमार का एक प्रयास था कि इसका राजनीतिकरण करके एक बार समाज को फिर बांटकर इसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा और इसका प्रमाण ये है कि जो नीतीश कुमार जातिगत सर्वे के आधार पर चुनाव लड़ने, प्रधानमंत्री बनने गए थे, वही भागकर जाकर भाजपा में शामिल हो गए। तो अगर जातिगत सर्वे का चुनावी फायदा होता तो नीतीश बाबू भागकर भाजपा में क्यों जाते? इसका कोई चुनावी फायदा नहीं है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है जातिगत सर्वे, सबसे महत्वपूर्ण बात, जातिगत सर्वे जो बिहार में आया वो आपको क्या दिखाता है? जिन जाति समूहों के वंचित होने, पिछड़ा होने की बात पिछले 40-50 साल में कही जा रही है, उन जातिगत समूहों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। ये नीतीश लालू जी ने जमीन पर पड़े हुए कीचड़ को अपने मुंह में लगा लिया। अब सवाल ये होना चाहिए कि भाई 30-32 साल से जिन जाति समूहों के नाम पर आप राजनीति किए, जिनको बल देने, आवाज देने, शिक्षा, रिजर्वेशन देने के नाम पर आप गद्दी पर बैठे, उनकी स्थिति तो बदली नहीं। तो इतने दिन से तो आप सबको बेवकूफ बना रहे थे और उनकी हकमारी की किसने? पूरे बिहार में 32 साल से राज कौन कर रहा है? लालू कर रहे हैं, नीतीश कर रहे हैं। तो किसने इसको रोका है कि मुसलमानों को, पासमंदा समाज के लोगों को आप गृह मंत्री बना दीजिए? किसने नीतीश कुमार को रोका है कि किसी महादलित को आप यहाँ पर फिनेंस मिनिस्टर बना दीजिए, सड़क का मंत्री बना दीजिए, शिक्षा मंत्री बना दीजिए, किसी अति पिछड़ा समाज को आप जल संसाधन मंत्री बना दीजिए? आज तक बनाया? ये लोगों का ये वोट लेते हैं, लेकिन जब सरकार बनती है तो उसमें जितने बड़े विभाग हैं वो तेजस्वी यादव रहेंगे, वो नीतीश कुमार रहेंगे। 18 साल में नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा, किसी अति पिछड़ा को गृह मंत्रालय दे दो। लालू जी 15 साल 16 साल रहे, किसी मुसलमान को गृह मंत्री नहीं बनाया, किसी मुसलमान को पथ निर्माण मंत्री नहीं बनाया, किसी मुसलमान को शिक्षा मंत्री नहीं बनाया। तो ये तो बेवकूफ बनाकर वोट लेने की बात है। जातिगत सर्वे के आधार पर इन लोगों ने ये दिखाया
ऊपर वाले ने इनके हाथ से ही करवा दिया कि देखो तुमने इन समाज के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया, इनको बेवकूफ बनाया, इनके लिए किया कुछ नहीं। इसीलिए आपने देखा कि जातिगत सर्वे के आंकड़े आने के बावजूद समाज में राजनीतिक सामाजिक कोई प्रतिक्रिया नहीं, बिल्कुल लोग शून्य हैं उससे। लोग को मालूम है कि बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है। तो उस जिले में तब तक रहता हूँ जब तक इन तीनों उद्देश्यों को पूरा न कर लिया जाए। मतलब अगर एक आपके अररिया जिला में आएंगे तो जितने गांव में जाकर ये बात समझाने की जरूरत है वहां जाकर समझाएंगे। यहाँ का कोई गांव, कोई घर अछूता नहीं रहेगा, कोई ना कोई मैं या मेरा साथी जाकर उसको जरूर खटखटाएंगे। पूरे अररिया से उन लोगों को चिन्हित करके एक साथ निकालेंगे जो कि नया दल बनाना चाहते हैं, और अररिया जिले के हर पंचायत के 10 साल की योजना जब बना लेंगे तभी अररिया से आगे के जिले में जाएंगे। तो इन 3 उद्देश्यों को लेकर हम लोग चल रहे हैं। आगे पूरा बिहार करने में 1-1.5 साल का समय लग सकता है, लेकिन मैं पूरी तरीके से संकल्पित हूँ, चाहे 2 बरस लगे या 5 बरस, इस काम को इसी तरीके से करेंगे, ईमानदारी और शुद्धता से करेंगे। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि बिहार में जो विकट परिस्थिति है, जो गरीबी बदहाली है, इससे निकलने का एक और एकमात्र रास्ता यही है कि समाज और राजनीति करने वाले दोनों वर्गों को एक साथ लाया जाए, उनको एक भूमिका, एक लक्ष्य के साथ कि बिहार में आने वाले 10 साल में अपने और अपने बच्चों की चिंता करके अगर लोग सजग होंगे, खड़े होंगे, तभी बिहार में सुधार होगा। इसी प्रयास के जरिए बिहार में ये बेहतर करने को का संकल्प लेकर ये काम शुरू किए हैं। भ्रष्टाचार हर विभाग में है, लेकिन जल संसाधन से ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं नहीं। इसका प्रमाण क्या है हम आपको बता देते हैं। यहाँ चाहे किसी गठबंधन की सरकार रहे, सारे विभागों का बंटवारा होता है। 2 विभाग ऐसे हैं जिसका मुख्यमंत्री रहता है वही रहता है। एक है होम विभाग, गृह विभाग, और दूसरा है जल संसाधन विभाग। ऐसा क्यों? रोड में चोरी कीजिएगा, कल होके हल्ला हो सकता है, आप पकड़ा सकते हैं। एकमात्र विभाग जल संसाधन है जिसमें जितना लूटना है लूट लीजिए और कागज पर लिख दीजिए कि बाढ़ आया सब बह गया। तो जो सत्ता में रहता है बिहार में जल संसाधन विभाग, आप इसको जाके पत्रकार के नाते देख लीजिएगा। नीतीश कुमार 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, 9 अलग-अलग गवर्नमेंट 9 तरीके के बनाए, लेकिन जल संसाधन विभाग किसी को नहीं दिया। लालू जी जब रहे वो सब विभाग बांट देंगे, जल संसाधन नहीं बांटेंगे। ये इसलिए कि ये दुधारू गाय है। हर साल बाढ़ लाने के नाम पर, बाढ़ से बचाने के नाम पर लोग लूट करते हैं, और इस यही वजह है कि ये सुधार नहीं हो रहा। किस हो रहा है? इसीलिए हमने दल नहीं बनाया है, इसीलिए हम वोट नहीं मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, पहले आप समझो, आप खड़े हो। अगर आप अपने बच्चों के लिए खड़े होगे तो प्रशांत किशोर आपकी मदद करेंगे। आपको लग रहा है कि हम कुछ नया काम कर रहे हैं, हम अपने दिमाग में वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। पहले मैं दलों को, नेताओं को सलाह देता था, उनको ये बताता था कि किस तरीके से संगठित होइए, किस तरह से अपने दल का गठन कीजिए, किस तरीके से चुनाव का प्रचार कीजिए, किन मुद्दों की बात कीजिए, कैसे भाषण दीजिए ताकि आप जीत कर आइए। काम अभी भी मैं वही कर रहा हूं और दलों और नेताओं को छोड़ दिया। बिहार के गांव-गांव जाकर लड़कों को, बच्चों को बता रहा हूं कि मेरे भाई तुम्हें नया दल चाहिए, ये 4-5 दलों ने तुमको, तुम्हारे बच्चों को ठगा है, तो तुम साथ में आओ। पैसे की व्यवस्था की, जाति की, चुनाव की चिंता प्रशांत किशोर पर, जनसुराज पर छोड़ दो, तुम साथ में आओ, एक नया दल, नया विकल्प बनाओ ताकि तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का आने वाला भविष्य बेहतर बने। विकल्प के अभाव में किसी की बदुआ मजदूरी आपको न करनी पड़े, यही वो प्रयास है। जितना हाथ पांव मारना है मार ले। कुछ महीने की राजनीति बची हुई है। जदयू एज ए दल का कोई भविष्य नहीं है, ये दल खत्म हो रहा है। अब देखिए जरा नीतीश कुमार की बात, आप लोग सब पत्रकार लोग इसको सुन लीजिए भाई। आपके हमारे मुख्यमंत्री गए हैं स्कॉटलैंड या
याद रखिए, स्कॉटलैंड गए हैं बिहार में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। स्कॉटलैंड में एक ही इंडस्ट्री है। स्कॉटलैंड दो बातों के लिए, तीन बातों के लिए जाना जाता है। स्कॉच विस्की का नाम आप सुने होंगे। तो जिस राज्य का मुख्यमंत्री शराबबंदी की बात कर रहा है, वो दुनिया में वहां गया जहां से स्कॉच बनता है, जो स्कॉच के लिए फेमस है। तो काहे के लिए गए हैं वहां? दूसरा, वहां स्कॉटलैंड जाना जाता है मेडिकल की पढ़ाई के लिए। और तीसरा, वहां पर ऊन बनता है बढ़िया। बिहार में इतना ठंडा पड़ता नहीं है, शराब यहाँ बिकती नहीं है, अब मेडिकल कॉलेज वहां से कोई आने वाला है नहीं। आप बताइए, 18 साल के बाद आपको पूरे दुनिया में स्कॉटलैंड मिला है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। कोई पूछे कि आप शराबबंदी पर 18 साल से बिहार के लोगों का 20,000 करोड़ रुपया साल का नुकसान करा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए स्कॉच बनाने वाले कंट्री में गए, इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? इसीलिए हमने दल नहीं बनाया है, इसीलिए हम वोट नहीं मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, पहले आप समझो, आप खड़े हो। अगर आप अपने बच्चों के लिए खड़े होगे तो प्रशांत किशोर आपकी मदद करेंगे। आपको लग रहा है कि हम कुछ नया काम कर रहे हैं, हम अपने दिमाग में वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। पहले मैं दलों को, नेताओं को सलाह देता था, उनको ये बताता था कि किस तरीके से संगठित होइए, किस तरह से अपने दल का गठन कीजिए, किस तरीके से चुनाव का प्रचार कीजिए, किन मुद्दों की बात कीजिए, कैसे भाषण दीजिए ताकि आप जीत कर आइए। काम अभी भी मैं वही कर रहा हूं और दलों और नेताओं को छोड़ दिया। बिहार के गांव-गांव जाकर लड़कों को, बच्चों को बता रहा हूं कि मेरे भाई, तुम्हें नया दल चाहिए। ये चारों पांचों दलों ने तुमको, तुम्हारे बच्चों को ठगा है, तो तुम साथ में आओ। पैसे की, व्यवस्था की, जाति की, चुनाव की चिंता प्रशांत किशोर पर, जनसुराज पर छोड़ दो। तुम साथ में आओ, एक नया दल, नया विकल्प बनाओ ताकि तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का आने वाला भविष्य बेहतर बने। विकल्प के अभाव में किसी की बदुआ मजदूरी आपको न करनी पड़े, यही वो प्रयास है। नीतीश कुमार की बात आप लोग सब पत्रकार को इसको सुन लीजिए भाई। आपके हमारे मुख्यमंत्री गए हैं स्कॉटलैंड, याद रखिए, स्कॉटलैंड गए हैं बिहार में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। स्कॉटलैंड में एक ही इंडस्ट्री है। स्कॉटलैंड दो बातों के लिए, तीन बातों के लिए जाना जाता है। स्कॉच विस्की का नाम आप सुने होंगे। तो जिस राज्य का मुख्यमंत्री शराबबंदी की बात कर रहा है, वो दुनिया में वहां गया जहां से स्कॉच बनता है, जो स्कॉच के लिए फेमस है। तो काहे के लिए गए हैं वहां? दूसरा, वहां स्कॉटलैंड जाना जाता है मेडिकल की पढ़ाई के लिए। और तीसरा, वहां पर ऊन बनता है बढ़िया। बिहार में इतना ठंडा पड़ता नहीं है, शराब यहाँ बिकती नहीं है, अब मेडिकल कॉलेज वहां से कोई आने वाला है नहीं। आप बताइए, 18 साल के बाद आपको पूरे दुनिया में स्कॉटलैंड मिला है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। कोई पूछे कि आप शराबबंदी पर 18 साल से बिहार के लोगों का 20,000 करोड़ रुपया साल का नुकसान करा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए स्कॉच बनाने वाले कंट्री में गए, इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है?